यकीनन तबाही बहुत बड़ी है। इस आपदा की सटीक कवरेज लगातार आज तक आपको दिखा रहा है। टर्की में ग्राउंड रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाएंगे। जहां जहां विनाश हुआ है वहां वहां आज तक के संवाददाता गौरव सावंत मौजूद हैं। देखिए अदाना से गौरव सावंत की ये रिपोर्ट। जान बचाने की जद्दोजहद लगातार यहां पर तुर्की में चल रही है। इस समय हम लोग रेस्क्यू टीम्स के साथ हैं। आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये जो रेस्क्यू वर्कर्स हैं इन्हें इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है। इनका इक्विपमेंट आ गया है और पूरे इक्विपमेंट के साथ अब ये लोगों की जान बचाने का प्रयास करेंगे। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर जनरेटर्स और जो कुछ सामान की आवश्यकता है वो सारा सामान यहाँ पर लाया जा रहा है और इसके बाद ये अलग अलग इलाकों में जाएंगे। यहाँ रात भर लोगों को जान बचाने का काम और ये सिलसिला चल रहा है। कोशिश यही कि 24 घंटे भी काम करना पड़े तो काम करें और लोगों की जान बच सके। अगर आप इन तस्वीरों में देखिए तो यहाँ पर अलग अलग देशों की रेस्क्यू टीम्स पूरी तरह से आ गई है। भारी सामान, अर्थ कटिंग इक्विपमेंट, कंक्रीट कटिंग इक्विपमेंट, कंक्रीट को काटने का सामान भी इनके पास आ गया है और अब इसी सामान के साथ अब ये अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों की जान बचाने का प्रयास करेंगे। कैमरामैन कृपाल सिंह के साथ गौरव सावंत, अदाना, टर्की, आज तक। इस्तांबुल एयरपोर्ट पर इस समय कई सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स यहां पर पहुंच चुकी हैं। जैसे ये एक टीम है जो फ्रांस से आई है। ये तबाही के उस मंजर में जो ध्वस्त हो चुकी है इमारतें, उनके खंडरों से उनके अंदर घुसकर लोगों को सुरक्षित निकालने में सक्षम है। इस तरह की इनके पास ट्रेनिंग है। हमारी कुछ देर पहले जॉनथन से बात हुई थी जो इस टीम के लीडर हैं, तो वो बता रहे थे कि उनके पास इस तरह का अनुभव है। ये लोग इसीलिए जल्द से जल्द अडाना पहुंचना चाहते हैं। यहाँ पर इस तरह की कई टीमें हैं। एक और टीम यहाँ फ्रांस की आई हुई है। कुछ और टीम में कुछ और देशों की यहाँ मौजूद हैं जो कोशिश कर रहे हैं अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए। चाहे अडाना की बात करें या गाजियानटेप की बात करें या मराश की बात करें, ऐसे कई इलाके हैं जो बहुत बुरी तरह प्रभावित हैं। लेकिन रुक रुक कर अगर आपको आवाजें आती हैं एयरपोर्ट पर, तो यहाँ रोने की आवाजें भी बहुत आने लगी हैं। और वो क्यों? क्योंकि यहाँ ऐसे कई लोग हैं जो इस्तांबुल तो पहुंच चुके हैं लेकिन उन प्रभावित इलाकों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं बारिश के कारण या बर्फ के कारण, या फिर क्योंकि रेस्क्यू टीम्स इतनी जा रही हैं, इस कारण लोगों को वहां जाने की उतनी फ्लाइट्स वहां नहीं जा पा रही हैं। कई एयरपोर्ट्स प्रभावित हैं, तो ये लोग वहां पहुंच नहीं पा रहे हैं अपनों को बचाने के लिए। इनकी कोशिश भी यहाँ है। यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जिनकी कोशिश है कि इनके रिश्तेदार जिनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, जिनको डर है कि कहीं उनके रिश्तेदार वहां उन इमारतों के मलबे में दबे ना हो, तो ये भी उनको बचाने के लिए उस राहत का हिस्सा बनना चाहते हैं। वो जो बचाव कार्य चल रहा है, भारत की तरफ से अगर बात की जाए तो कई टीमें यहां पहुंच चुकी हैं। एक चौथी टीम अब से थोड़ी ही देर में पहुंचने भी वाली है यहां इस्तांबुल, और फिर यहां से प्रशासन उनको बताएगा कि उन्हें कहां जाना है। अभी तक अडाना में एक फील्ड हॉस्पिटल भारत ने एस्टैब्लिश कर दिया है, भारतीय सेना ने। उसके अलावा एनडीआरएफ की एक टीम गाजियानटेप पहुंच चुकी है। संभवतः जो और टीमें आ रही हैं वो मराश और प्रभावित इलाकों में भी जाएंगी। प्रयास इन सबका यही है कि इनको किसी ट्रांसलेटर के अलावा किसी तरह की लोकल मदद की आवश्यकता ना पड़े, क्योंकि यहाँ पर ये देश इस समय बहुत ज्यादा दबाव में है किस तरह से लोगों को सुरक्षित या जीवित और बचाया जा सके, क्योंकि मरने वालों की संख्या दुर्भाग्यवश हर मिनट वो आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। कैमरामैन कृपाल सिंह के साथ गौरव सावंत, इस्तांबुल, टर्की, आज तक। अब हम आपको जोशीमठ से आया रेस्क्यू का एक वीडियो दिखाते हैं। दरअसल जोशीमठ में अलकनंदा नदी पर बना पैदल पुल टूटने से 2 पर्यटक नदी के दूसरे छोर पर फंस गए। एसडीआरएफ ने दोनों पर्यटकों को रेस्क्यू किया है। किनारे पर रस्सी बांधकर पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। मामला जोशीमठ के विष्णुप्रयाग इलाके का है। रस्सी के सहारे ये रेस्क्यू ऑपरेशन काफी घंटे तक चला। बेहद मुश्किल ये रेस्क्यू ऑपरेशन, क्योंकि सिर्फ एक रस्सी के सहारे इस पूरी नदी को पार करना था। इस पहाड़ी पे जो पैदल गूगल के चक्कर में पैदल रास्ते से आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो पैदल पुल था वो बह गया था और उसके बाद वो पर्यटक
भटकते हुए इस रास्ते से और इस चट्टान से नीचे गिरने के बाद जब वो यहाँ पे अटके तो उसके बाद यहाँ पे एसडीआरएफ को पर्यटकों के फंसने की सूचना दी गई, जिसके बाद इस समय एसडीआरएफ यहाँ पे पहुंची है। बताते चले ये लोग पैदल विष्णुप्रयाग आ रहे थे जोशीमठ से घूमने। 2 पर्यटक हैं, ये दोनों गूगल का मैप देखते हुए आ रहे थे। सड़क मार्ग से 12 किलोमीटर जिसकी दूरी बताई जा रही थी, पैदल मार्ग से वो बहुत कम था, लेकिन आपदा के दौरान यहाँ पे जो पैदल पुल है वो बह गया था, जिसके बाद इन लोगों ने शॉर्टकट पैदल रास्ता लेना ज्यादा बेहतर समझा और ये ऊपर जो जंगल है वहाँ पे भटक गए और अब इन लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। देख सकते हैं किस तरह से पर्यटक फंस गए थे। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद एसडीआरएफ द्वारा पर्यटकों को अब निकाला जा रहा है। ये देख सकते हैं ये महिला पर्यटक है, इन्हें निकाला जा रहा है और बड़ा ये धौली गंगा है, यहीं पे विष्णुप्रयाग है, अलकनंदा धौली गंगा का संगम और पानी बहुत ठंडा है। ऐसे में ये पर्यटक जब फंस गए थे तो इनका इस समय रेस्क्यू किया जा रहा है। देख सकते हैं किस तरह से एसडीआरएफ ने पहली सफलता यहाँ पे पा ली है और पर्यटक को, ये महिला पर्यटक है, इन्हें सुरक्षित निकाल दिया है और इस तरह से अभी एक पर्यटक और है जिन्हें अभी एसडीआरएफ द्वारा निकाला जाएगा। अगली खबर का रुख करेंगे। अडानी मामले पर संसद में संग्राम जारी है। राष्ट्रपति के भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के हमलों का करारा जवाब दिया। इस दौरान पीएम मोदी ने कविता और शायरी के जरिए कांग्रेस पर तीखा निशाना साधा। पीएम मोदी आज राज्यसभा में जवाब देंगे। तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं। कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। और ऐसे लोगों के लिए कहा गया है, बहुत अच्छे ढंग से कहा गया है, ये कह कर हम दिल को बहला रहे हैं। ये कह के हम दिल को बहला रहे हैं। वो अब चल चुके हैं। वो अब आ रहे हैं। पीएम मोदी ने 88 मिनट के लंबे भाषण में कांग्रेस और विपक्ष के हर वार का पलटवार किया, लेकिन विपक्ष को पीएम मोदी का जवाब रास नहीं आया। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है, देखिए। इंक्वायरी की बात नहीं हुई। अगर मित्र नहीं है तो ये कहते ठीक है मैं इंक्वायरी करा, थोड़ा पीछे करूंगा। इंक्वायरी की बात नहीं हुई। डिफेंस इंडस्ट्री है, वहां पे शेल कंपनीज हैं, बेनामी पैसा घूम रहा है, उसके बारे में प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा। तो मतलब क्लियर है कि प्रधानमंत्री उनकी रक्षा कर रहे हैं। देश के लोगों को भरोसा है राहुल जी, आप देश के लोगों को भरोसा है मोदी पर, इस पर आप क्या कहें? वो तो ठीक है, मतलब मोबाइल थोड़ा नीचे करना ना, थोड़ा केस पे आना है। ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, हिंदुस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला है। प्रधानमंत्री को ये कह देना चाहिए ठीक है हम इंक्वायरी करेंगे, चेक कराएंगे क्या है इसमें, बहुत बड़ा घपला है, मगर वो भी नहीं बोला। तो जरूर वो उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट मैं समझता हूँ मतलब उसका कारण भी है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पंजाब के मोहाली की, जहां पर सिख कैदियों की रिहाई की मांग को लेकर जोरदार बवाल हुआ। चंडीगढ़ में घुसने को लेकर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई। इस दौरान जमकर पथराव हुआ। प्रदर्शनकारियों ने तलवारें निकाली, जिसे देखकर पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। किसी के हाथ में तलवार तो कोई घोड़े पर सवार। मोहाली चंडीगढ़ बॉर्डर एक झटके में जैसे युद्ध का मैदान बन गया। एक महीने से धरना पर बैठे कौमी इंसाफ मोर्चा के सदस्यों ने पुलिस वालों पर हमला कर दिया।
बॉर्डर पर तैनात पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। हमले में 23 पुलिस वाले जख्मी हुए, जिसमें 7 महिला पुलिसकर्मी भी थी। पुलिस वाले उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे। पानी की बौछार की गई और लाठीचार्ज भी हुआ। पीछे से एक और जत्था आया। जब हम बातचीत कर रहे थे, उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे, उस जत्थे में घोड़े भी थे, कुछ हमने निहंगों के दल भी देखे उसमें, जिनके पास भी हथियारें थी, और उन्होंने सीधा आकर के उन तलवारों से हमारे पुलिस वालों को अटैक किया। कौमी इंसाफ मोर्चा के सदस्य बीते 1 महीने से धरने पर हैं। पुलिस के मुताबिक इस मोर्चे में 12 खालिस्तानी समर्थित संगठन हैं। ये लोग सजा पूरी हो चुके बंदी सिखों को रिहा कराने की मांग कर रहे हैं। तीन दिन पहले कौमी इंसाफ मोर्चा ने ऐलान किया था कि वो मुख्यमंत्री आवास तक जाएंगे और उनसे मुलाकात भी करेंगे। पुलिस की दलील थी कि चंडीगढ़ में धारा 144 लगा दी गई है, जिसके लिए मोर्चा को इजाजत नहीं दी जा सकती। ललित शर्मा, चंडीगढ़, आज तक। राहुल गांधी के आरोपों पर पीएम मोदी ने कल विपक्ष को धुआंधार जवाब दिया। तमाम विरोध आरोपों के बीच मोदी ने सिर्फ 16 शब्दों में विपक्ष के आरोपों की आंधी की गति को बेअसर कर दिया। 4 से 14 आजादी के इतिहास में सबसे घोटालों का दशक रहा। सबसे चुनाव हार जाओ, ईवीएम खराब, दे दो गाली। चुनाव हार जाओ, चुनाव आयोग को गाली दे दो। क्या तरीका है? ऐसी जो सोच में जीते हैं, उनको लगता है कि मोदी को गाली दे करके ही हमारा रास्ता निकलेगा। मुझे विश्वास है भविष्य में कांग्रेस की बर्बादी पर सिर्फ हार्वर्ड नहीं, बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में अध्ययन होना ही होना है, और डुबाने वाले लोगों पर भी होने वाला है। ये इनकी समझ के दायरे से बाहर। अभी विपक्ष आरोप और प्रत्यारोप पर माथापच्ची कर रहा है। चेहरा कौन होगा? विपक्ष इसी सवाल की चकरघिन्नी में घूम रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने 2024 से आगे का रोड मैप तैयार कर लिया है। मोदी ने पास्ट के रिजल्ट, प्रेजेंट में विपक्ष की हालत को देखते हुए 2024 के फ्यूचर की भविष्यवाणी कर दी। भविष्यवाणी यही कि 2024 में हैट्रिक कंफर्म है। एक निर्णायक सरकार, एक पूर्ण बहुमत से चलने वाली सरकार, वो राष्ट्र हित में फैसले लेने का सामर्थ्य रखती है, और ये वो सरकार है। रिफॉर्म आउट ऑफ कंपल्सन नहीं, रिफॉर्म आउट ऑफ कन्विक्शन हो रहे हैं, और हम इस मार्ग पर हटने वाले नहीं, हम चलते रहेंगे। देश को समय की मांग के अनुसार जो चाहिए वो देते रहेंगे। यहां आपको समझना है कि 88 मिनट के भाषण में नरेंद्र मोदी ने सिर्फ 16 शब्दों में ही विपक्ष के आरोपों की आंधी को बेअसर कर दिया। आखिर वो 16 शब्द क्या हैं? खुद नरेंद्र मोदी की स्पीच डिक्शनरी से समझिए। तुम्हारे पांव के नीचे, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं। कमाल ये है, कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। 16 शब्दों में नरेंद्र मोदी ने बिना राहुल गांधी का नाम लिए कांग्रेस की संपूर्ण व्याख्या कर दी। हम आगे बढ़े, मोदी के भाषण को डिकोड करें। उससे पहले 88 मिनट के भाषण से निकले 5 संदेश के बारे में आपको बता देते हैं। पहला, मेरी ताकत मेरा सुरक्षा कवच। दूसरा, दागी विपक्ष क्या बोलेगा। तीसरा, साजिश की टूल किट। चौथा, मेरी आशा
विपक्षी निराशा। पांचवा, दुनिया में भारत का डंका। मोदी का संदेश नंबर 1, विपक्ष चाहे अदानी का नाम लेकर मोदी पर आरोप लगाए, मोदी पर करप्शन का आरोप लगाए, लेकिन मोदी की ताकत तो 140 करोड़ हिंदुस्तानी है। यानी मोदी की इमेज को डैमेज करने से 140 करोड़ लोगों में मोदी पर भरोसे को तोड़ना होगा, क्योंकि यही मोदी का सबसे सॉलिड सुरक्षा कवच है। आपकी गालियां, आपके आरोपों को इन कोटि कोटि आदरणीय अध्यक्ष जी, आपकी गालियों को, आपके आरोपों को इन कोटि कोटि भारतीयों से होकर के गुजरना पड़ेगा, जिनको दशकों तक मुसीबतें में जिंदगी जीने के लिए तुमने मजबूर किया। आदरणीय अध्यक्ष जी, कुछ लोग अपने लिए, अपने परिवार के लिए बहुत कुछ तबाह करने पर लगे हुए हैं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए जी रहे हैं। मोदी तो 25 करोड़ देशवासियों के परिवार का सदस्य है। आदरणीय अध्यक्ष जी, 140 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद, ये मेरा सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। और गालियों के शस्त्र से, झूठ के शस्त्रास्त्रों से इस सुरक्षा कवच को कभी तुम भेद नहीं सकते हो। वो विश्वास का सुरक्षा कवच है और इन शस्त्रों से तुम कभी भेद नहीं सकते हो। मोदी ने अदानी का नाम नहीं लिया, लेकिन बिना नाम लिए दूसरा मैसेज दिया। विपक्ष या कांग्रेस जिसके दामन पर खुद घपले और घोटाले का दाग लगा हो, उस कांग्रेस में आरोप लगाने का नैतिक साहस नहीं है। जब एलओसी, एलएसी भारत के सामर्थ्य की ताकत का अवसर रहता था, उस समय डिफेंस डील को लेकर के हेलीकॉप्टर घोटाले और सत्ता को कंट्रोल करने वाले लोगों के नाम उसमें चिन्हित हो गए। आदरणीय अध्यक्ष जी, जब देश के लिए जरूरत थी और निराशा के मूल में ये चीजें पड़ी हुई है, सब उभर करके आ रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस बात को हिंदुस्तान हर पल याद रखेगा कि 2014 के पहले का जो दशक था, द लॉस्ट डेकेड के रूप में जाना जाएगा। और इस बात को इनकार नहीं कर सकते कि 2030 का जो दशक है, ये इंडियाज डेकेड है पूरे विश्व के लिए। मोदी का तीसरा संदेश है कि सब कुछ साजिश और षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है। यानी एंटी मोदी मोर्चा अपनी साजिश वाली टूल किट से देश को लेकर गलत नैरेटिव सेट कर रहा है। पिछले 9 साल हमने देखा है कुछ लोगों की बैंकरप्सी को देखा है कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की जगह कंपल्सिव क्रिटिक्स ने ले ली है और ये कंपल्सिव क्रिटिक्स इसी में डूबे हुए हैं, खोए हुए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, सदन में भ्रष्टाचार की जांच करने वाली एजेंसियों के बारे में बहुत कुछ कहा गया और मैंने देखा कि बहुत सारे विपक्ष के लोग इस विषय में सुर मिला रहे थे। मिले मेरा तेरा सुर। भाषण से निकला चौथा मैसेज है, हिंदुस्तान की 140 करोड़ अवाम पॉजिटिव है, जिसके लिए मोदी आशा की किरण है, जबकि नेगेटिविटी के पीछे विपक्ष है, यानी कांग्रेस है। आधार आज डिजिटल लेन देन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अंग बन गया। आपने उसको भी निराधार करके रख दिया था।
आप उसके भी पीछे पड़ गए थे। उसको भी रोकने के लिए कोर्ट कचहरी तक को छोड़ा नहीं था। जीएसटी को न जाने क्या क्या कह दिया गया, पता नहीं। लेकिन आज हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को और सामान्य मानवी को जीवन सुगम बनाने में जीएसटी ने एक बहुत बड़ी भूमिका अदा की। वो जमा एचएएल को कितनी गालियां दी गई, किस प्रकार से बड़े बड़े फोरम का मिसयूज किया गया। आज एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर बनाने वाला हब बन चुका है। और इसलिए समय की मांग है कि आज निराशा में डूबे हुए लोग थोड़ा स्वस्थ मन रख के आत्मचिंतन करें। मोदी का 5वां मैसेज है, देश और दुनिया में बज रहा भारत का डंका। सरल शब्दों में समझें तो अब दुनिया भारत की ताकत को सलाम कर रही है। भारत में नई संभावनाएं हैं। दुनिया को सशक्त वैल्यू और सप्लाई चेन, उसमें आज पूरी दुनिया ने कोरोना कालखंड ने सप्लाई चेन के मुद्दे पर दुनिया को हिला के रख दिया है। आज भारत उस कमी को पूरने की ताकत के साथ आगे बढ़ रहा है। कईयों को बात समझना बहुत देर लग जाएगी। भारत आज इसी दिशा में एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभर रहा है और दुनिया भारत की समृद्धि में अपनी समृद्धि देख रही है।